हाँ तो बच्चों देखिए, कल न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे कि गिवन डेटा से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। उसी कैटेगरी में आज एक न्यूमेरिकल, एक सवाल और, एक आखिरी सवाल और आज अपन देखते हैं। उसके बाद एक बिल्कुल नई टर्म, एक बिल्कुल नई कंसेप्ट हम यहाँ चालू करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो सवाल है कल के सवाल से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कल के न्यूमेरिकल से अलग होने वाला है। अलग का मतलब बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है वो कल के न्यूमेरिकल से। आज का सवाल देखो, एक क्वेश्चन है, बस एक आखिरी क्वेश्चन और देखेंगे आज हम। फिर एक नई कंसेप्ट, एक नई टर्म हम डिस्कस करेंगे। ये है सवाल इस तरीके से है, एक कंपाउंड कंटेन देखिए 20.14% आयरन, 20.14% Fe। आयरन को मैंने लिखा है Fe, आप आयरन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 11.51% सल्फर, 11.51% सल्फर को मैंने लिखा है S। सल्फर का सिंबल होता है S। 63.31% ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैंने लिखा है O। एंड 5.03% हाइड्रोजन बाय वेट। ये परसेंटेज बाय वेट है, मतलब अकॉर्डिंग टू वेट है। यदि पूरे कंपाउंड का वेट हम 100 ग्राम अज्यूम कर लें तो 100 ग्राम वेट में आयरन होगा 20.14 ग्राम, 100 ग्राम कंपाउंड में सल्फर होगा 11.51 ग्राम, ऑक्सीजन होगा 63.31 ग्राम एंड हाइड्रोजन विल बी 5.03 ग्राम। एक चीज़ और आगे लिखी हुई सवाल के अंदर देखिए कि इफ़ 1 मोल ऑफ कंपाउंड हैज़ 7 मोल ऑफ water of crystallization, water of crystallization, find molecular formula of compound। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए, पहली चीज़ तो क्या क्या है कंपाउंड में, डेटा तो आपको दे दिए आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के लिए, लेकिन एक बात और लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के 1 मोल में 7 मोल क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हम निकालना क्या है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं पहले तो। हालांकि आप लोग 9th और 10 में पढ़ा है आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, फिर भी एक एग्जांपल दे करके मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ। देखिए, देखो जैसे कि एक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और एक इसी कंपाउंड के एक फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं हम कि Na2CO3 10H2O। तो ये जो 10H2O है, हम इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यदि इस Na2CO3 को हम ब्रेक कर दें, डिसोसिएट कर दें, किस में, कि सोडियम कार्बोनेट को अलग कर दें हम और 10H2O को अलग कर दें, ये मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझा रहा हूँ। इस इक्वेशन का इस सवाल से कोई रिलेशन नहीं है, बस ये केवल एक एग्जाम्पल लिया है हमने
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझने के लिए, ताकि आप लोग जो 9th और 10th में पढ़ के आए हो वो दोबारा आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए, रिकॉल हो जाए दिमाग के अंदर। इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। आप सोचो कि इसके इक्वेशन का, इस कंपाउंड का, इस न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन से कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। ओनली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इन दिस कंपाउंड it is very clear that each molecule contain 10 molecule of water of crystallization। अब देखिए यहाँ पर, यदि इसका एक मोल है, हम एक मोल है, इस पूरे कंपाउंड का कितने मोल है? एक मोल है। अच्छे से एक मोल में ये जो वाटर के कितने मोल है? 10 मोल, 10 मोल है। क्योंकि एक ऐसा डेटा हमारे सवाल में भी है, क्या है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड है 7 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे मिलता जुलता डेटा हमारे सवाल के अंदर भी मौजूद है। इसलिए हमने ये सोडियम कार्बोनेट 10H2O को ब्रेक करके समझा हमने कि यदि हम 1 मोल वॉशिंग सोडा लें तो 1 मोल वॉशिंग सोडा में वाटर के 10 मोल होंगे, और ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि इस बात का कनेक्शन इस बात से ज़रूर है, एक लाइन जो लिखी हुई है क्वेश्चन में कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड हैज 7 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि अब हमको जो फॉर्मूला निकालना है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ निकालना है। कुछ इस तरह का, मतलब फॉर्मूले की शक्ल कुछ ऐसी आनी चाहिए, बस इसलिए हमने यहाँ पर ये समझा है। अब आप लोगों को ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए ये थोड़ा डस्टर निशान छोड़ता है, हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने का वही तरीका जो हम कल सोल्व कर रहे थे। अज्यूम कर लेते हैं कि मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम। अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। चलो मान लेते हैं हम, अज्यूम मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम। क्यों माना 100 ग्राम? क्योंकि सब एलिमेंट को परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज बाई मास दे रखा है। ये ग्राम ही क्यों माना, किलोग्राम क्यों नहीं माना? क्योंकि मोल का कनेक्शन ग्राम से है, मोल का रिलेशन ग्राम से है, किलोग्राम से नहीं है। इसलिए हमने इसको 100 ग्राम अज्यूम किया है। अब चलो टेबल वर्क पूरा कर लेते हैं। टेबल का पहला कॉलम एलिमेंट के लिए है, एलिमेंट के लिए। हमारे कंपाउंड में कितने एलिमेंट है? देयर आर 4 एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो वेट इन ग्राम, वेट किस में है? ये ग्राम में है। ऑटोमेटिक, क्योंकि कंपाउंड का मास हमने ग्राम में ही माना है तो ग्राम में आएगा ऑटोमेटिकली। तो आयरन कितना होगा? 20.14 ग्राम। देखिए 20.14 ग्राम आयरन होगा, 11.51 ग्राम सल्फर होगा, 63 31 ग्राम ऑक्सीजन होगा और 5.03 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ये आ गया आपके पास वेट इन ग्राम। इसके बाद मॉल एटम, ये देखिए मॉल एटम। मॉल एटम कैसे निकालते हैं? हर एक एलिमेंट का ग्राम में जो क्वांटिटी है हम उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास। चलो आयरन कितना है देखिए ज़रा, 20.14, और आयरन का एटॉमिक मास कितना होगा? 56। ये क्वेश्चन में होगा, इसके बारे में चिंतित न हो आप लोग बिल्कुल भी। चलो सल्फ़र का ग्राम कितना है? 11.51, और सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32। मुझे तो पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बट आपके लिए क्वेश्चन में है ये चीज़, ये मान के चलिए आप। ऑक्सीजन का ग्राम कितना है? 63.31, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ग्राम में क्वांटिटी 5.03 ग्राम, एटॉमिक मास कितना है?
1। और यहाँ पर आएगा आपके पास मोल एटम। अभी मोल एटम ऐसा करें, पहले सोल्व करेंगे इसको, है ना, डायरेक्ट नहीं करेंगे। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब भाई सोल्व करने में भाग देना है आपको, कि साहब एग्ज़ाम में भी ऐसे ही भाग देना पड़ेगा, तो बिल्कुल देना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। साहब एग्ज़ाम में क्या कैलकुलेटर काम में लेने देंगे? बिल्कुल नहीं लेने देंगे, ठीक है ना। किसी भी एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सिवाय सीए के एग्ज़ाम को छोड़ करके। जो बच्चे चार्टर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ कैलकुलेटर अलाउ होता है। बाकी साइंस के किसी भी एग्ज़ाम में आप अभी भी आगे भी जब आईआईटी में जाओगे, नीट में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इसलिए आपको अपनी सारी प्रैक्टिस विदाउट कैलकुलेटर ही करनी है। आप साल 2 साल लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। अभी आपको जिस कैलकुलेशन में 5 मिनट लगते हैं, फिर 5 सेकंड लगेंगे आपको। लगातार 2 साल जब आप बिना कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आपको टेबल याद हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए अभी आपको टाइम लगेगा घर पे डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, अंडर रूट निकालने में, रूट क्यूब निकालने में, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन आएगी आगे भी, आगे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। और मेरे हाथ में तो पूरा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री वाला, जहाँ पर हर चैप्टर में न्यूमेरिकल, एक भरमार है न्यूमेरिकल की, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल हम करेंगे सॉल्व यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए कि ये सारी कैलकुलेशन आपको विदाउट कैलकुलेटर करनी है। यदि आपने पहले जिसने कैलकुलेटर काम में लिया तो आपकी आदत इतनी बिगड़ चुकी होगी कि एग्ज़ाम में फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलो करते हैं अब, ठीक है ना। अब तो भाग देने का टाइम तो मैं वेस्ट नहीं करूँगा, ये आपको घर पे टाइम करना आपको इसको। चलो मैं डायरेक्ट यहाँ इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 0.359। जब वो भाग देंगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.359 आएगा। सल्फ़र भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, 0.359। ऑक्सीजन 63.31 को डिवाइड करेंगे 16 से तो अप्रॉक्सीमेटली देखो ये आएगा 3.95। कितना आने वाला है? 3.95। और ये तो बड़ा सिंपल है, 5.01 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5.03 ही आएगा। ये निकाला हमने मॉल एटम। अब निकालने वाले हैं मॉल रेशो। मॉल रेशो कैसे निकालते हैं मॉल रेशो? जिस एलिमेंट के मॉल मिनिमम हो, देखिए जिस एलिमेंट के मॉल सबसे कम हो उसके मॉल को सभी के मॉल में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा सबसे छोटा मॉल किसका है? 0.359 आयरन का, सल्फर का एक जैसा ही है, किसी को भी ले लीजिए। तो 0.359 से सारी टर्म को, इन सबको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलो डिवाइड कीजिए। तो देखिए 0.359 डिवाइडेड बाई 0.359 इज इक्वल टू 1। अगेन 0.359 डिवाइडेड बाई 0.359 इज इक्वल टू 1। आप कहोगे साहब टाइम क्यों बिगाड़ रहे हो, ये तो एक डायरेक्ट लिख दो ना। लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, आपको तो डायरेक्ट लिखना है एग्जामिनेशन में, बट यहाँ मैं इसको डिवाइड करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि 1 आया कहाँ से, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी भूलते हो। आगे देखिए 3.95 अपॉन 0.359 ये डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 11, मतलब 11.0 कुछ आएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 11 कर देंगे इसको। ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है, देखो ये तो इक्वल का साइन है, क्या एग्जैक्ट, जैसे कि 4 इक्वल टू 4 एग्जैक्ट है, नो डिफरेंस। लेकिन मैं ये कहूँ कि 4 इक्वल टू 4.02, अब ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ये तो कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 है। आगे ज़रा देखिए 5.03 अपॉन 0.359 ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 14 के बराबर आएगा। और ये आ गया आपके पास मॉल रेशो। इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ और है, देखिए इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी
मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है इस सवाल के अंदर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं पर भी मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है। अच्छा, जब मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होता तो क्या होता है, फिर एम्पेरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। ऐसा कब होता है, जब मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होता। तो अब आपको वो एन वगैरह निकालने की नीड नहीं है, यानी कि अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना वो सीधा एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। चलो हमारे पास देखो चारों एलिमेंट के लिए आयरन, रेशो सल्फर, रेशो ऑक्सीजन, रेशो हाइड्रोजन, ये रेशो ये मॉल रेशो के बराबर आ जाता है। तो आयरन 1, सल्फर अगेन 1, आपके ये ऑक्सीजन 11 और हाइड्रोजन 14। इससे क्या आ गया, इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, और ये एम्पेरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। चलो लिख देते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, FeS, ये तो दोनों एक एक, ऑक्सीजन 11 और हाइड्रोजन 14। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर निकालने के लिए अभी एक लाइन और लिखी हुई है, अब इस पर गौर करना है। क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड हैज 7 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि 1 मोल कंपाउंड में वाटर के कितने मोल है, 7 मोल है। यानी कि इस फार्मूले के अंदर जरा ध्यान दीजिए 7 वाटर मॉलिक्यूल छुपे हुए हैं। 7 water molecules are hidden in this formula and this compound। कहाँ छुपे हुए हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेट में। अच्छा जरा देखो इन 7 वाटर मॉलिक्यूल में कुल कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन अलग अलग कर लो। तो भाई 7 वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के तो 14 एटम ही हैं, और 14 एटम ये रे 14 है इसके अंदर 14। अच्छा ऑक्सीजन के कितने एटम है, 7 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब O लिखते हैं ना तो थोड़ा ऐसे ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं, वरना 0 लगता है, अब 70 लिखा हुआ है, क्योंकि O और 0 एक जैसा दिखता है, हालांकि एक जैसा नहीं है। 0 हम लिखते हैं ऐसे, O लिखते हैं कुछ इस तरीके से, बट इतना ध्यान को देता नहीं है ना, इतना ध्यान को देता नहीं है। तो यहाँ ये 70 नहीं है, 7 ऑक्सीजन एटम है ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट किया है, ब्रेक किया है। तो इन द 7 वाटर मॉलिक्यूल देयर इज 14 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे इस फार्मूले में देखो हाइड्रोजन के 14 एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने 11, और 11 में से 7 किसकी फॉर्म में है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में है। अब आगे ध्यान देना 11 में से 7 किस रूप में है, वाटर की फॉर्म में है। तो हम क्या करें, देखिए अब ज़रा इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं। FeS यहाँ तक कुछ नहीं करना, 11 ऑक्सीजन है, लेकिन ये 11 ऑक्सीजन 2 अलग अलग फॉर्म में है। कैसे 2 अलग अलग फॉर्म में, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इसमें भी ज़रा देखो क्या आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन 2 डिफरेंट फॉर्म में है। ये जो 3 ऑक्सीजन है ये अलग फॉर्म में है, और ये जो 10H2O में जो 10 ऑक्सीजन है इनकी फॉर्म अलग है। ये जो 10H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हमारे कंपाउंड के अंदर भी क्या है कि जो 11 ऑक्सीजन में से जो 7 ऑक्सीजन है उनका रूप कैसा है, वाटर, वो वाटर के साथ है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए 11 ऑक्सीजन में से 7 को तो हटा दो फिलहाल, क्या बचेगा 4, और इन 4 को मैं लिख देता हूँ FeSO4। बात समझ में आ रही है। आउट ऑफ 11 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन गो विद वाटर, रिमेनिंग 4 ऑक्सीजन वी कैन राइट एट दिस प्लेस। अब आगे लगा देंगे डॉट। अब 11 में से 4 लिख चुके, बचे 7, वो लिखेंगे 7H2O। अब 7H2O में जरा गौर देखिए 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है,
7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। अब देखो 7 ऑक्सीजन तो यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो 7 और 4 क्या हो गया, 11, ये 11 ऑक्सीजन हो गए। 14 हाइड्रोजन, तो 7H2O में हाइड्रोजन 14 ही है यहाँ पर। इस तरीके से देखिए ज़रा, हमारा करेक्ट आंसर ये आएगा FeSO4 7H2O, ये हमारा आंसर है। क्या आप बता सकते हो इस कंपाउंड का नेम क्या है, कॉमर्शियल नेम क्या है? इस कंपाउंड का कॉमर्शियल नेम है ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल। केमिकल नेम क्या है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये केमिकल नेम है। बट व्हाट इज़ द कॉमर्शियल नेम? ग्रीन विट्रॉल, ये ग्रीन विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। खैर, हमारा मकसद है नाम जानना नहीं था, बस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना था, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाल लिया है। आई थिंक आपके सवाल समझ में आ चुका होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो दोबारा से वीडियो फिर से देखिए और इसको आप रजिस्टर में नोट कर लीजिए। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, हाँ तो देखिए बच्चों, एक नाम आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जरा आप लोग इस नाम को पढ़ के बताओ, प्रोनाउंसिएशन करके बताइए। कुछ बच्चे कर पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। आप कहेंगे साहब ये तो कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सी चीज़ है, तो कि स्टोइकियोमेट्री पहले तो कभी सुना ही नहीं हमने, ये बिल्कुल नहीं सुना, नहीं सुना होगा पहले था ही नहीं तुम्हारे, तो सुनोगे कहाँ से इसको भाई? स्टोइकियोमेट्री साहब ये तो बड़ा उलझा हुआ सा नाम है, बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ आने वाली केमिस्ट्री में। तो मैं आपको बता दूं, ये नाम जितना जटिल है ये उतनी ही मतलब आसान चीज़ है, बहुत ही सीधी है, बहुत ही ईजी है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, स्टोइकियोमेट्री। नाम बहुत बड़ा है, स्पेलिंग बहुत बड़ी है, बट इसका जो कंसेप्ट है मॉल कंसेप्ट पर ही बेस्ड होती टोटल है। अब साहब स्टोइकियोमेट्री है क्या, क्या भला स्टोइकियोमेट्री पहली बार सामने आई है? पूरी केमिस्ट्री में आप स्टोइकियोमेट्री ही पढ़ने वाले हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक है क्या देखिए। देखो अब तक आपने जो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि साहब ये तो रिएक्टेंट है, उन्होंने रिएक्शन की, ये प्रोडक्ट बन गया, ये केमिकल रिएक्शन है। कि साहब रिएक्टेंट लिया और उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, कि एक डब्बे में, एक गिलास में, एक बर्तन में हमने को रिएक्टेंट डाले और रिएक्शन हो, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की। रिएक्शन की परिस्थिति क्या है कि उसको गर्म किया, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट वगैरह डाला और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। और अब तक हमने ये पढ़ा है कि ये रिएक्टेंट होगा तो ये प्रोडक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है कि साहब यदि हाइड्रोजन को जलाएं तो प्रोडक्ट बनेगा वाटर, ये केमिकल रिएक्शन है। कि साहब यदि रिएक्टेंट ये है तो प्रोडक्ट ये होगा। आपने ये रिएक्शन पढ़ी 9th और 10th में कि यदि लाइम स्टोन को गर्म किया जाए, चूने के पत्थर को गर्म किया जाए, तो गर्म करने के बाद ये लाइम स्टोन डिकम्पोज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब आप जान गए कि यदि रिएक्टेंट लाइम स्टोन है तो प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या साहब ये स्टोइकियोमेट्री है? तो भाई ये स्टोइकियोमेट्री नहीं, ये तो पढ़ क्या है तुम। फिर आखिर स्टोइकियोमेट्री है क्या? देखो स्टोइकियोमेट्री में हम ये सीखेंगे कि यदि रिएक्टेंट इतना है क्वांटिटी तो प्रोडक्ट इतना बनेगा। यदि 1 किलो रिएक्टेंट लें तो कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना बनेगा। साहब ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ चुके हैं। यदि 1 किलो रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट भी 1 किलो बनेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा हो तो, जैसे 1 किलो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का कुल वजन तो 1 किलो होगा, लेकिन दोनों के कुल 1 किलो वजन में कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड
कितना होगा। ये तो हमने पहले नहीं पढ़ा ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में तो इतना सा पढ़ा हमने कि 1 किलो रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट भी 1 किलो बनेगा। लेकिन 3 तरह के प्रोडक्ट हो तो फिर तो तीनों अलग अलग बनेंगे ना। अब वो अलग अलग कितने बनेंगे, सब तीनों इक्वल बनेंगे तो इक्वल नहीं बनते, अलग अलग बनते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं कि साहब यदि रिएक्टेंट की क्वांटिटी इतनी है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, ये स्टोइकियोमेट्री में है। अच्छा, क्वांटिटी, अमाउंट, तो ये स्टोइकियोमेट्री बेसिकली है क्या। देखो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन है। क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशन, यानी कि क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नॉन एज स्टोइकियोमेट्री। कैसा क्वांटिटेटिव रिलेशन, अरे भाई क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब अमाउंट, 1 किलो शक्कर तो 1 किलो शक्कर की क्या है, क्वांटिटी। 2 किलो आलू तो 2 किलो आलू की क्या है, ये क्वांटिटी। अब शक्कर आलू भूल जाओ, रिएक्टेंट पा जाओ, 1 किलो रिएक्टेंट तो 1 किलो रिएक्टेंट की क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी। चलो देखिए, हाँ तो बच्चों देखिए बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशन है किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो क्वांटिटी का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, 1 लीटर दूध तो 1 लीटर दूध की क्या है, क्वांटिटी। अब आप दूध शक्कर आलू को भूल जाओ, कहाँ पर आ जाओ, रिएक्टेंट। साहब रिएक्टेंट क्या है भाई, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट है। जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है। सब प्रोडक्ट क्या है कि भाई जो रिएक्शन के बाद जो बनते हैं वो प्रोडक्ट है। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर प्रोडक्ट है, नीचे वाले रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। अब इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो रिलेशन है उसी रिलेशन का नाम क्या है, स्टोइकियोमेट्री, यानी कि क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नॉन एज स्टोइकियोमेट्री। क्या यदि इतना रिएक्टेंट लेंगे, 1 किलो रिएक्टेंट लेंगे तो कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना बनेगा। 2 किलो रिएक्टेंट लेंगे तो कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना बनेगा। बस ये हम पढ़ने वाले हैं, स्टोइकियोमेट्री। अब सवाल है कि साहब ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्या, तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट होने वाला नहीं है, ये बहुत आसान रहने वाला है, ये बहुत ईजी होने वाला है, बहुत आसान है। जिस बच्चे के मॉल कंसेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में, वो जो मॉल के 3 फार्मूले थे वो क्लियर हैं, तो आपके लिए स्टोइकियोमेट्रिक बहुत आसान है, बहुत ईजी है। और मज़े की बात ये पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला है। केमिस्ट्री के हर चैप्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप स्टोइकियोमेट्री पढ़ने वाले हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। वो 3 फार्मूले आपके अब आगे काम नहीं आएंगे, ज़्यादा उनका कोई यूज नहीं है 3 फार्मूले का, लेकिन स्टोइकियोमेट्री का यूज आपके है। चलो पहले स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। चलो देखिए, बड़े सिंपल सी डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन reactant and products is known as stoichiometry, known as stoichiometry। ये भाई स्टोइकियोमेट्री की सबसे सिंपल डेफिनेशन है। आप किताब में खोल कर देखोगे ना, एनसीईआरटी की बुक्स में, वहाँ कुछ और लिखा मिलेगा, उसको भूल जाइए आप। कि कई बच्चों का कमेंट्स आएंगे, साहब किताब में तो ये लिखा हुआ है। बिल्कुल मुझे भी पता है किताब में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप उस पर बिल्कुल दिमाग मत पचाइए आप किताब के डेफिनेशन के ऊपर। सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग
स्टोइकियोमेट्री का ये है कि क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नॉन एज स्टोइकियोमेट्री, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में रिलेशन। अब कई बच्चे क्वांटिटी में बोलिए, क्वांटिटी का मतलब ही समझ में नहीं आता आखिरी तक। तो भाई क्वांटिटी, आप डेली सब्जी आलू शक्कर तौल के लाते हो आप, दैट इज़ द क्वांटिटी। दूध आप तौल के लाते हो, दैट इज़ द क्वांटिटी। अब शक्कर आलू सब्जी दूध की जगह क्या ले लो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस की लैंग्वेज में बात करेंगे। अब साइंस में सोचेंगे, साइंस में बोलेंगे तो साइंस प्रोड्यूस होगी। हमारे ब्लड के अंदर साइंस डिसॉल्व होनी चाहिए। चलो अब साहब ये रिलेशन निकालें कैसे? ये रिलेशन इट्स अ वेरी सिंपल। यदि हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन आती है तो हम इस रिलेशन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन एज एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या किया, मैंने ये सेकंड वाली रिएक्शन ले ली। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ये आप लोगों की पढ़ी हुई इक्वेशन है, इसलिए मैं बार बार इस रिएक्शन को काम में ले रहा हूँ मैं। अच्छा, इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख करके क्या कोई क्वांटिटेटिव रिलेशन आपके दिमाग में आ रहा है? इस बैलेंस इक्वेशन को देख करके, ये हमने लिखी बैलेंस इक्वेशन। देखो स्टोइकियोमेट्री का सवाल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि बैलेंस इक्वेशन आपको पता ना हो। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों को सवाल इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि उनको इक्वेशन पता नहीं थी। बस इसमें डिफिकल्टी इतनी सी है कि यदि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको पता नहीं है, हम स्टोइकियोमेट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। अब सवाल है साहब क्या इतनी सारी इक्वेशन याद करनी पड़ेगी क्या? बहुत सारी हजारों लाखों इक्वेशन, तो हजारों लाखों याद नहीं करनी। तो मैं 9 से लेकर के 12th तक आपकी केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस हैं बस वो आपको याद रखनी है। उनमें से कोई भी सवाल बन के आपके एग्जाम में आ जाता है। और एडवांस से लेकर देखो स्टोइकियोमेट्रिक के सवाल नीट, मेंस, जेईई, एडवांस हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। लेकिन जो इक्वेशन जो आई है ना वो किताब की आई है, किताब के बाहर से कभी किसी रिएक्शन के ऊपर कोई सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं। अब वापस अपने पर आते हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, क्या इस इक्वेशन को देख करके क्या कोई क्वांटिटेटिव रिलेशन, ये रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, क्या इनकी क्वांटिटी में कोई रिलेशन आपके दिमाग में उमड़ रहा है? आ रहा है कोई रिलेशन? साहब ये तो साफ ही दिख रहा है, इसमें निकालना क्या है? बिल्कुल दिख तो रहा है। अब जो दिख रहा है उसको बोल दो, अब जो दिख रहा है उसको बोल दो। अब क्या बोले कि साहब इट्स अ वेरी क्लियर कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल हम लें, एक मॉलिक्यूल, क्या लें? एक मॉलिक्यूल लें हम और उसको गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। सब गिनती भी क्वांटिटी है क्या? क्वांटिटी गिनती है। 1 दर्जन केले लाते हैं हम। आज के 10 साल पहले केले बाजार में गिनती से मिलते थे, 10 रुपये दर्जन, 20 रुपये दर्जन। अब दर्जन क्या है? अब मॉल में बहुत बड़ी नंबर होता है, दर्जन में 12 होते हैं। गिनती से आज भी कई चीज़ें लाते हैं हम, गिनती से काउंटिंग करके। तो क्या गिनती क्या क्वांटिटी में नहीं आती? क्या आती है? आप शक्कर के दानों को गिन लो साहब, दुकान से को मुझे 1000 दाने दो मुझे, यदि पॉसिबल हो तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। हो गेहूँ के दानों को गिन लो आप। अब ठीक है, गिनना वो टाइम वेस्टिंग तो तोल के दे देता है वो, और जहाँ गिनना टाइम वेस्टिंग नहीं, वहाँ आज भी काउंटिंग होती है, वहाँ आज भी गिन के दिए जाते हैं। वहाँ पर आप बर्तन लाते हो ना, गिन के लाते हो, 6 गिलास 12 गिलास तोल के नहीं लाते हो, गिन के लाते हैं। वहाँ पर भी छोटी चम्मच बाजार से गिन करके लाते हैं हम आज भी कई चीज़ें। कोई तोल के कपड़े लाते हैं, गिन के लाते हैं, कोई तोल के नहीं लाते हम। तो साहब गिनती ये क्या, ये क्वांटिटी नहीं है? ये भी क्वांटिटी है। अरे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्वांटिटी है नहीं है? है। तो एक रिलेशन तो साफ ही नज़र आ रहा है ना कि एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का लें, उसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा,
और CO2 का एक मॉलिक्यूल बनेगा, होगी स्टोइकियोमेट्री। कैसा, इतनी स्टोइकियोमेट्री, इतनी स्टोइकियोमेट्री है, दैट्स सॉल्व। कैसा, अब खत्म हो गया, बंद करें? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ अभी। अभी खत्म हो जाएगा तो फिर तो केमिस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, शुरुआत हुआ है। चलो, कि सब क्या एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं? नहीं ले सकते, एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते। अब ऐसा करें, हम एक की जगह क्या करें, एन ए मॉलिक्यूल ले लें। हम कितने मॉलिक्यूल, एन ए। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। एन ए मॉलिक्यूल ले हम गिन करके, और उसको हम गर्म करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, एन ए मॉलिक्यूल बनेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने बनेंगे, एन ए मॉलिक्यूल बनेंगे। और सब एन ए मॉलिक्यूल को कहें क्या, इसी को कहते हैं एक मोल। एन ए मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, 1 मोल। जब नंबर ऑफ पार्टिकल को गिन के एन ए के बराबर ले लें, इस क्वांटिटी का नाम क्या होता है, 1 मोल। तो एन ए मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ कि यदि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, तो गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड का क्या मिलेगा, 1 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या मिलेगा, 1 मोल। तो बेसिकली स्टोइकियोमेट्री की शुरुआत तब होती है जब हम क्वांटिटी को मोल में लेते हैं। हम क्वांटिटी को मोल में लेते हैं। अब मैं इसी इक्वेशन को यहाँ दोबारा से लिखता हूँ। इधर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये गर्म करने का साइन है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। और यदि हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, तो गर्म करने के बाद हमको 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और 1 मोल मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। साहब स्टोइकियोमेट्रिक खत्म? हाँ, मेरी तरफ से तो खत्म ही मानो, पर तुम्हारे लिए अभी ख़त्म नहीं है, तुमको अभी और आगे करना है। अब मोल का रिलेशन किस किस से है? देखो, मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से है। मोल का रिलेशन आपके गैस के वॉल्यूम से है, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंट गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन CO2 गैस है। तो मोल का रिलेशन गैस से भी है, मतलब गैस के वॉल्यूम से भी है। और मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से भी है। यदि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बदलें, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन ए मॉलिक्यूल। अब मैं 1 मोल के नीचे लिख देता हूँ एन ए मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल है, मोल नहीं है, एन ए मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, एन ए मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी 1 मोल CO2 का मतलब क्या हुआ, एन ए मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर? अच्छा देखो, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल तो एन हो गए। अब क्या 1 मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है, बस उसको ग्राम में लिख दो। जिस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है, उसको किस में लिख दिया हम, ग्राम में। अब साहब, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, वो होता है 100। कितना होता है, 100। कैसा है 100? तो देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, 3 ऑक्सीजन का होगा 48, 16 × 3 48, टोटल ऐड करो कितना आएगा, 100। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम होंगे, 100 ग्राम। 100 ग्राम। अच्छा, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड में कितने ग्राम होंगे, 56 ग्राम। कैसे आए 56? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का 16, 40 + 16 कितना आएगा आपके, 56। और 1 मोल CO2 का मास कितना होगा, 44 ग्राम। अब जरा इसमें इधर 100 ग्राम, इधर 56 + 44 कितना हो गया, 100। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो काम आ गया। हाँ, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना, 56 ग्राम। CO2 कितनी बनी, 44 ग्राम।
तो मोल का कनेक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल से भी है, आपके मास से भी है ग्राम में। अब गैस का वॉल्यूम, अब ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, तो वॉल्यूम वाली कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगी। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, एस का मतलब है सॉलिड, तो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट यहाँ भी नहीं लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जी का मतलब है गैस, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। साहब अब स्टोइकोमेट्री खत्म हो गई? तो बिल्कुल अब स्टोइकोमेट्री खत्म हो गए। यदि 1 मोल लाइम स्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे और पूछा जाए कि कितना लाइम बनेगा, तो 56 ग्राम लाइम बनेगा। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे उसी रेशो में प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी। रिएक्टेंट को डबल कर देंगे, हर एक प्रोडक्ट भी डबल हो जाएगा। अब इस पे देखो 2 तरह के सवाल बनते हैं। कुछ क्वेश्चन में रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन होगी, अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमको निकालनी रहेगी। कुछ सवालों में प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन होगी तो रिएक्टेंट की निकालनी होगी। कुछ सवालों में एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन होगी, दूसरे की निकालनी होगी। कुछ इसी तरह के सवाल, इसी से मिलते जुलते न्यूमेरिकल स्टोइकियोमेट्री में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सवालों को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यदि इक्वेशन पता नहीं है, हम स्टोइकियोमेट्रिक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ये जैसे कि एक और देखो रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से एक गैस बनती है अमोनिया। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लग रहा है कि यदि नाइट्रोजन का 1 मोल लें तो हाइड्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3 मोल। साहब कैसे आया 3? ये लिख रहा है 3, यहां से आया 3। क्लियर? अच्छा, दोनों 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलाएंगे तो अमोनिया कितनी बनेगी? कई बार क्लास में बच्चे जवाब देते साहब 4 मोल। कई बार क्लास में बच्चे जवाब देते साहब 4 मोल। 1 + 3 = 4 ही तो होते हैं भाई, छठी क्लास थोड़ी है। आप 11 केमिस्ट्री, ऑप्शनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो 1 + 3 = 4 नहीं होता है केमिस्ट्री में, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, अमोनिया कितना बनेगी? 2 मोल। साहब कैसा है 2? ये लिख रहा है 2, यहाँ से आया 2, तो अमोनिया कितनी बनेगी? 2 मोल। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3 Na मॉलिक्यूल। अमोनिया के 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 Na मॉलिक्यूल। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कर दिया। अच्छा, मास में कन्वर्ट करो इसको, तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम होंगे? 28 ग्राम। कहाँ से आए 28? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है। 3 मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम होंगे? 6 ग्राम। कहाँ से आया 6? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, तो 2 ग्राम में, तो 1 मोल में 2 ग्राम, तो 3 मोल में कितना हो गए? 6 ग्राम। अच्छा, 2 मोल अमोनिया में कितने ग्राम होंगे? सब 34 ग्राम। कैसे आया 34? क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17, तो 2 मोल में कितने होंगे? 17 × 2 34 ग्राम। अब यह बड़े मज़े की बात ये कि नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, तो तीनों की क्वांटिटी को हम वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। 3 मोल हाइड्रोजन में कितना वॉल्यूम होगा? 67.2 लीटर। और 2 मोल अमोनिया में कितना होगा? देखिए वो होगा 44.8 लीटर। तो ये आपके स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। अब इसमें से यदि रिएक्टेंट का पता हो, रिएक्टेंट की क्वांटिटी का पता हो,
तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकल जाएगी। प्रोडक्ट की क्वांटिटी का पता हो तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी निकल जाएगी। एक रिएक्टेंट पता हो तो दूसरा भी निकल जाएगा। आपके सवाल आए कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 मोल चाहिए, तो 3 मोल चाहिए। इसी तरह के न्यूमेरिकल, इसी तरह के सवाल बनते हैं। एक चीज़ और मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर, ये जो देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हम नंबर यूज करते हैं ना, ये 3, 2 और नाइट्रोजन का नंबर क्या है 1, इस नंबर का एक नाम है, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। यानी कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो होल नंबर्स यूज किए जाते हैं, इन नंबर को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से ही हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और इसी से स्टोइकियोमेट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। रिएक्टेंट की क्वांटिटी से प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकलेगा। अब कल से वापस अगले 1-2 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम स्टोइकियोमेट्री के ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लगभग अगले 2-3 दिन हम इसी के सवाल क्लास में सॉल्व करेंगे और इसी के साथ आपके ये मान के चलिए कि लगभग 70% मॉल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका होगा। लगभग 70% मॉल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके होंगे स्टोइकियोमेट्रिक के बाद। बचेगा फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, आज की क्लास बंद करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई आज की क्लास भी। ये 46 मिनट